के दिल में पीएम मोदी हैं और मोदी के नाम पर एक बार फिर दिल्ली की जनता ने मुहर लगा दी है और साथ ही 27 सालों का जो बीजेपी का वनवास है उसे खत्म कर दिया है। और इसका आभार जताने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देंगे पीएम मोदी। बीजेपी मुख्यालय में आज महाजश्न की तैयारी है। बीजेपी दफ्तर में पहुंचने भी लगे हैं नेता और कार्यकर्ता। और भले ही ये एक छोटा सा राज्य हो, सिर्फ 70 विधानसभा सीटों वाला राज्य, छोटी छोटी विधानसभाएं यहाँ पर है, यहाँ तक कि जो एक राज्य सरकार के पास ताकत होती है वो ताकत भी नहीं है। बावजूद इसके दिल्ली की जीत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि 2014 के बाद 2015 में जब तुरंत चुनाव हुए तब भी नहीं जीत पाई, 2020 में भी यही हाल हुआ। और इसीलिए एक बड़ा सवाल था कि आखिर दिल्ली में बीजेपी को हो क्या जाता है। लेकिन आज बीजेपी ने दिखा दिया है कि बीजेपी पूरे दम के साथ अब बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में आने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली की जनता का आभार जताएंगे। और जश्न की तस्वीरें भी लगातार जब से ही रुझानों में बढ़त देखने लगी बीजेपी को, उसके बाद से ही इसी तरह की जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं दिल्ली में, चाहे वो बीजेपी दिल्ली का दफ्तर हो या फिर पार्टी मुख्यालय हो, यहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि दिल्ली के जो ये कार्यकर्ता हैं, ये दशकों से जो लॉयल कार्यकर्ता हैं खासतौर पर, वो दशकों से पार्टी के साथ रहे, मेहनत करते रहे, बार बार हार का सामना किया, लेकिन फिर भी पार्टी की लॉयल्टी नहीं छोड़ी और उसी की मेहनत का जो नतीजा है आज उन्हें जश्न मनाने का मौका मिला है। और बीजेपी के दफ्तर पर इस वक्त जश्न की तैयारियां हैं और जश्न शुरू भी हो चुका है। कोमल शर्मा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ गई हैं। कोमल, जाहिर तौर पर देखिए जश्न का मौका है, यूं तो बीजेपी को बहुत सारे मौके मिले हैं जश्न मनाने का पिछले साल भी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, लेकिन दिल्ली की जीत अपने आप में खास है क्योंकि पूरा इंडिया घूमने के बाद भी यहाँ विजय रथ रुक जाता था, लेकिन इस बार वनवास खत्म हो गया। बिल्कुल, देखिए हम बीजेपी के मुख्यालय में है, दिल्ली बीजेपी में भी जोरदार जश्न सुबह से चल रहा। और अब यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर, जैसा कि हर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का सबका उत्साहवर्धन करते हैं अपने संबोधन के साथ, उनको धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए अब दिल्ली की जो जीत है, दिल्ली में जो डबल इंजन सरकार बनने वाली है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जीत कार्यकर्ताओं दिल्ली के दिल में 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 मोदी 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 मोदी। क्या कहेंगे कि अब कितना होता है दिल्ली को जैसे गंदी हवा में रही थी अब आप साफ होने वाली है, क्योंकि गंद करने वाला व्यक्ति तो केवल माओवादियों का समर्थक, उग्रवादियों का समर्थक, देश का दुश्मन, उसकी छुट्टी कर दी दिल्ली ने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। तो मोदी है तो मुमकिन है का नारा एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। और ये एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली में नमो नमो हो गई है। दिल्ली के दिल में मोदी है, ये दिल्ली की जनता ने बता दिया है और बड़ा बहुमत हासिल किया है। इस वक्त आपको ये भी बता दें, और कोमल शर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है, इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आखिर दिल्ली के बीजेपी के पास ये दिन आया है, क्योंकि ये अथक प्रयास जो है इनका और मेहनत लगातार ये करते रहे। बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता आने वाले हैं। मैं जो साथी पीछे खड़े उनसे निवेदन है, स्वागत की श्रृंखला खड़ी की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए आप पीछे वाले सभी लोग उधर की ओर निकल जाएं, वहाँ आपके लिए एक मौका है। जो पीछे खड़े लोग हैं उधर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी आने वाले हैं। आप सब लोग उधर चले जाओ, जो पीछे खड़े ये सामने वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दोनों उस ओर आ रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अभी एक जल्दी भैया जल्दी
आप भी घर से निकल जाओ। क्या लगता है इस जीत के पीछे आज सभी से निवेदन है, नरेंद्र मोदी जो है वो इधर भी जो मेरे साथी खड़े हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी गाड़ी आने वाली है, काफला माननीय गृह। बिल्कुल, हम कोमल के पास फिर चलेंगे, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, कुछ देर बाद वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये एक परंपरा रही है बीजेपी की, जब भी इस तरह से कामयाबी मिलती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और फिर एक बार जोश भरने का काम करते हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सुबह से ही, जैसे ही। और इनफैक्ट अगर हम एग्जिट पोल्स की ही बात करें तो एग्जिट पोल्स में ही ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स थे वो बता रहे थे और एग्जिट पोल इस बार काफी हद तक सही साबित हुए हैं। 45+ का आंकड़ा दिया गया था एग्जिट पोल्स की तरफ से ही और अब वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और शायद बीजेपी को भी जो उसका इंटरनल सर्वे था उस बात से ये अंदाजा हो गया था और जैसा कि आज कहा भी गया है जय पांडा की तरफ से कि हमारी तैयारी पहले से ही थी, क्योंकि हमें लगभग इस बात का अंदाजा था कि ऐसा ही नतीजा आने वाला है। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक एक करके इस तरह का। ये देखिए, ये जो लेटर है ये भी संदेश जारी किया गया है, ये मैसेज जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता, कार्यकर्ताओं और जनता का आभार प्रकट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अपने भाई बहनों को मैं ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन, ये प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। आदमी को दिया, कोई इसमें शक नहीं है। अब जब उनको इतना मौका मिला हो तो उसमें मैं तो अब हर जगह इलेक्शन में इस बार मोबिलाइज करने, चाहे हमारे पंजाबी हों, चाहे सिख हों, चाहे बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जगह गया और कहीं भी आप अगर देख लोगे चार तरह रंग का पानी आता है। घंटे पहले और, 2 घंटे बाद और, 3 घंटे बाद और, तो दिन 2, 3 दिन, 4 दिन का पानी इकट्ठा भर के रखते हैं भी। अब चौथे दिन दोबारा पानी की बारी आएगी साफ की। और उसके बाद कोई खंबा देख लो जिस पे केजरीवाल साहब चढ़े थे ना एक बार खंबे पे, वो खंबों पे आप दिल्ली हजारों, एक खंबे पे हजारों तरह की तारें हैं जो उस पे झूठ रही होती हैं। ये नहीं पता आगे नीचे आदमी जा रहा है, कोई 3 व्हीलर पे, कोई रिक्शा पे, कोई पैदल, कोई स्कूटर पे, कोई तार कब सिर पे लग जाए तो भगवान को प्यारा हो जाए। और कहीं भी कोई अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, किसी का कोई हाल नहीं, सीधे स्कूटर गाड़ियां। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री को आपने सुना, दिल्ली चुनाव नतीजों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, ये कह रहे हैं। दिल्ली में झूठ के आतंक का अंत हुआ है। दिल्ली ने शीश महल को नष्ट किया है, दिल्ली को आपदा मुक्त करने का हमने काम किया है, दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी हम बनाएंगे। ये फिर एक बार वादा दोहराया गया। दिल्ली चुनाव नतीजों पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ये पोस्ट किया है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हो गया है, अमित शाह का ये पोस्ट। और शीश महल का मुद्दा एक बार फिर उठा और शीश महल को लेकर लगातार चर्चाएं हुई और सिर्फ अभी नहीं बल्कि लगभग 1 साल से, जब से जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसके बाद सीएजी के पास मामला गया, उसके बाद जब सार्वजनिक हो गया कि किस तरह का खर्चा किया गया है, तो लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा और इस चुनाव में भी मुद्दा बना। और मुद्दा इसलिए बना क्योंकि एक पार्टी जिसका गठन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, वीवीआईपी ट्रीटमेंट के खिलाफ हुआ था, आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी का नाम रखा गया कि वो आम आदमियों की पार्टी है, वो एकदम साधारण लोग हैं और साधारण लोगों से निकले हैं, लेकिन जब उनका व्यवहार लोगों के सामने आया और लोगों को ये जानकारी चली या जो विपक्ष है बीजेपी की तरफ से ये बात पहुंचाई गई कि किस तरह से उन्होंने एक दोहरा रवैया अपनाया है, किस तरह से अपने लिए ठाट बाट का इंतजाम कर लिया है, तो जाहिर तौर पर जनता को ये बात पसंद नहीं आई। और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज़ ज़रूर नज़र आया है। और इसीलिए क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की जीत में उसे 50% लगभग वोट मिला, उसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत लगातार 2 बार यानी 15 और 20 में बड़ी बड़ी जीत जो हासिल की, उसके पीछे जो तमाम वर्गों का वोट था वो था। क्योंकि 50% वोट अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो जाहिर तौर पर उस पर हर वर्ग शामिल होता है, चाहे वो निम्न वर्ग हो या फिर वो मध्यम वर्ग हो या अपर मिडिल क्लास हो, तमाम लोग उसे वोट देते हैं।
लेकिन खुद इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी भी सीट नहीं बचा पाए हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। शायद ही ये किसी ने सोचा होगा कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल खुद हार जाएंगे। जाहिर तौर पर इसके लिए एक बहुत ही गंभीर रणनीति का निर्माण किया गया था, जिसके जाल में फंस गए अरविंद केजरीवाल भी। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खास तौर पर जो उनकी हार हुई है उसके पीछे कांग्रेस की भी एक स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से जगह जगह पर उम्मीदवार खड़े किए। अकेले चुनाव लड़ी दोनों पार्टियां, कांग्रेस ने भी 70 उम्मीदवार खड़े किए। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 27 साल बाद दिल्ली की विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। ये विश्वास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, ये उनके कार्य के ऊपर है और एक प्रकार से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी इनका नकाब उतार दिया है। लगातार झूठ और फरेब की जो राजनीति उन्होंने की और जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से वो शुरू करते हुए वे भ्रष्टाचार के आइकॉन बने, मुझे लगता है उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर ये जो विश्वास दिल्ली की जनता ने दिखाया है, मेरा मानना है आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों के जीवन में बीजेपी परिवर्तन लाएगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब उत्थान, किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी, दिल्ली में वहां के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था, हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। तो ये तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के। जाहिर तौर पर ये अपने प्रदेशों में तो जीत हासिल कर ही चुके, लेकिन दिल्ली की जीत को लेकर भी खासे उत्साहित हैं। और 1993 में बीजेपी को दिल्ली की जनता ने जिताया था, वो आखिरी मौका था। उसके बाद एक ही टेन्योर के अंदर तीन बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले और उसके बाद शीला दीक्षित ऐसी आई कि फिर 3 बार फुल टर्म की सरकार उन्होंने चलाई और शीला दीक्षित को अपदस्थ किया अरविंद केजरीवाल ने। और आज अरविंद केजरीवाल को खुद उनकी सीट से हटा दिया है, क्योंकि उन्हें घेर लिया गया था। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्रों द्वारा, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा ने उन्हें घेरा था और प्रवेश वर्मा फिर एक बार उन्होंने जीत हासिल की। पहले वो लोकसभा में थे, उसके बाद अब वो विधायक बन चुके हैं। और जाहिर तौर पर अगर हम मुख्यमंत्री पद की बात करेंगे तो एक बड़े दावेदार जो है वो भी बन सकते हैं। चर्चा हम लगातार करेंगे। जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमारे 2 सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ है, कोमल शर्मा है, आदित्य द्विवेदी भी हैं और साथ ही हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स हमारे साथ नेता हैं बीजेपी की तरफ से और मोहिंदर प्रकाश हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। आलोक जी, सबसे पहले आपसे हम सुनना चाहेंगे, आज तो आप ही का दिन है, वनवास खत्म हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हालांकि जीत तो पहले भी आप लोगों ने हासिल की थी, लेकिन दिल्ली बहुत दूर थी आपके लिए। सही कह रही हैं आप, दिल्ली दूर थी तो उसको नजदीक बनाया हमने जी। दिल्ली के जनता के दिलों पर हमने अपने अमिट छाप छोड़ी, जिससे दिल्ली की जनता प्रभावित हुई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण कार्यों से वो अभिभूत थे,
उन्होंने केजरीवाल जी के झूठ से आजीज आ गए थे, जितना झूठ इन्होंने परोसा। और जो 3 चीजें मेरे संज्ञान में नजर आती है जो इनके हार का प्रमुख कारण है। एक तो ये अपने को आंक नहीं पाए कि ये रीजनल पार्टी है कि नेशनल पार्टी है। जहां कहीं भी चुनाव होते थे वहां ये कूद के चले जाते थे, न इनका कोई संगठन होता था, न इनका कोई वहां वर्कर होता था, न नेता होता था, और सारे सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देते थे और 0/0 होके वहां से लौट आते थे। समय दिल्ली को नहीं दे पाते थे, किसी और को पनपने नहीं दिया सेकंड लाइन में जी। दूसरी चीज इनको जो खा गई कि इन्होंने कहा एमसी दे दो, इसके कारण मैं दिल्ली को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहा हूं, लोगों ने इनको एमसीडी दे दिया, फिर भी चीजें यथावत रही। तीसरी चीज जो सबसे अहम है इनके हार में, वो है कि बार बार एलजी साहब को कोसना। ये सबको पता है कि ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर को एब्सोल्यूट पावर नहीं है और राज्यों के मुकाबले ये गवर्न अंडर दी एलजी यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी तो यूनियन टेरिटरी से अलग करके विधानसभा बना दिया है, लेकिन फिर भी ये सेंटर के अधीन आता है। लेकिन ये बार बार बिल्कुल आलोक जी, और आप लोगों ने वादा किया ना कि डबल इंजन की सरकार जो है वो चलेगी, और देखते हैं हम भी कि दिल्ली डबल इंजन की सरकार जब दिल्ली को मिलेगी तो क्या वाकई वर्ल्ड क्लास राजधानी, वर्ल्ड क्लास कैपिटल का जो वादा आपने किया है वो कब तक पूरा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मोहिंद्र प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। मोहिंद्र जी, आपकी तो कोई सीट नहीं आई, क्या आपके हार से खुश हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ मैडम, मैं आपको नमस्कार करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आप, ये कांग्रेस को बदनाम करके आई थी। आज पहला शिकार धुरा हुआ। जो आदमी ने जैसी कर्मी करी उसको उसका फल मिला। आपको याद होगा 2014 में शीला दीक्षित जी को हराया था। आज अरविंद केजरीवाल जी वो दिन याद कर रहे होंगे कि किस प्रकार उन्होंने झूठ बोलकर इतना कोहराम मचाकर क्या कर दिया गया है दिल्ली में। और केंद्र सरकार में बीजेपी ने ऐसा हंगामा मचाया, 2G कोयला को न जाने क्या कर दिया गया है। और एक सरकार को जो विकास का काम कर रही थी दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम कर रही थी, उसको हटा दिया गया, जबरदस्ती हरा दिया गया। लेकिन हुआ क्या, पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता ने भुगता है। ये केंद्रीय सरकार के जो मेरे साथी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप ये बताइए जब केंद्र सरकार, ये आपने सही बात कही है, लेकिन आप कांग्रेस का रवैया आपको लेकर कभी एक स्टैंड नहीं रहा है, ढुलमुल रवैया रहा है, इसलिए जनता नहीं समझ पाई कि आप उनके साथ हैं कि आपको विरोध में है। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बीजेपी दफ्तर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त, और जाहिर तौर पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता जो है भेंट किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा को आपने देखा, और तमाम ये जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जो नेता यहाँ पर हुए एकत्रित हैं, राष्ट्रीय नेता यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रभारी और सह प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, और मनोज तिवारी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो जुटने लगे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, संबोधित करेंगे। ये अब एक के बाद एक देखिए, तमाम सांसद हैं बीजेपी के साथ, तो सांसद जो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं, पूर्व मंत्री और सांसद को भी आपने देखा तस्वीरों में। एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर आज खुशी का मौका है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि चाहे प्रदेश छोटा हो, लेकिन दिल्ली को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर दिल्ली की जनता क्यों बीजेपी को मौका नहीं दे रही है, और क्यों आखिर दिल्ली में ऐसा क्या नहीं कर पा रही है बीजेपी जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं आ पा रही है, तो आज उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया। और जाहिर तौर पर इसके लिए एक लंबी स्ट्रैटेजी थी। आदित्य लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी दफ्तर से ही हैं। आदित्य, देखिए बीजेपी दफ्तर में आपने और हमने कई जश्न देखे हैं, पिछले कई चुनावों में बीजेपी को जश्न मनाने का मौका मिला है, लेकिन आज दिल्ली की जीत है और दिल्ली के जो हेडक्वार्टर्स है बीजेपी का, वहां पर यह जश्न मनाया जा रहा है।
क्या आज अलग हो रहा है? क्योंकि प्रदेश भले ही छोटा हो, लेकिन एक जो कहते हैं कि एक दाग था कि दिल्ली की जनता आपको पसंद क्यों नहीं कर रही है, आखिर वो धुल गया आज। बिल्कुल सुजाता, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले 4 चुनाव हुए थे, जिसमें कि 3 चुनाव में केजरीवाल आए और 3 चुनाव में शीला दीक्षित आई हुई थी। तो ये 7वां चुनाव था ऐसा कि जिसमें भाजपा को जीत हासिल हुई है, एक तरह से देखा जाए तो 27 सालों के बाद। इस तरह हम अगर बात करें तो मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है, उस तीसरे कार्यकाल में 8 प्रदेशों में चुनाव हुए। 8 में से 6 प्रदेश दिल्ली जीतने के बाद मोदी के खाते में, भाजपा के खाते में दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड को निकाल दें, 2 जगह भाजपा को 2 छोटे प्रदेशों में हार मिली, लेकिन दिल्ली की जीत का इंतजार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पिछले 27 सालों से कर रहा था। ये सबसे लंबा इंतजार था, इसलिए ये जीत काफी उत्साहित करने वाली है, काफी खुशी और जोश भरने वाली है। क्योंकि दिल्ली में वैसे तो मोदी की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉकेट उनसे अछूता नजर आ था, और यहाँ न रहने की वजह से मोदी के खिलाफ जो मोर्चा एक खोले हुए थे, लगातार सीधे मोदी को ललकारने का काम कर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी शब्दावली में, उनकी भाषा में अहंकार भी दिखाई पड़ता था जब वो विधानसभा में बोलते थे कि मोदी को आपके पास लौट रही हूं। जरा दर्शकों को बता दें कि निर्मला सीतारमण भी अब पार्टी दफ्तर पहुंच गई हैं, तो सब तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा को हमने देखा, वो पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद अब निर्मला सीतारमण भी पहुंच गई हैं बीजेपी दफ्तर में, और जाहिर तौर पर आज जोरदार जश्न होने वाला है और तमाम नेताओं से अब मुलाकात कर रही हैं सीतारमण। और जाहिर तौर पर देखिए, ये जो जिस तरह का बजट पेश किया गया और फिर उसमें जो बड़ी राहत दी गई मिडिल क्लास को, टैक्स का जो दायरा था स्लैब बढ़ाने के वजह से, उसको भी एक रीजन माना जा सकता है। आदित्य, निर्मला सीतारमण की हम तस्वीरें देख रहे हैं, और दिल्ली की जीत में मिडिल क्लास अगर खुश हुआ है वोट डालने से पहले, तो उसमें वो बजट भी है जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अगर हम जीत की कई सारे फैक्टर्स पे ध्यान दें तो भाजपा की जीत में एक तरह से पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने भी साथ दिया है। कांग्रेस जिस टकराहट के साथ इस बार केजरीवाल से लड़ी है, कहीं ना कहीं 14 सीटें अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 14 सीटों पे कांग्रेस ने भाजपा को जिताने का काम किया है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अगर हम वोट को जोड़ दें तो वो भाजपा के जीत के मार्जिन से ज्यादा है। बिल्कुल, तो नई दिल्ली सीट पर भी यही हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह, एक एक करके तमाम बड़े नेता यहां पर एकत्रित हो गए हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री एकत्रित हो गए हैं, और अब देखिए मंच पूरी तरह से सज चुका है। और आगे क्या लिखा है, अब की बार विकास का साथ दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ, ये धन्यवाद दिया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, और पूरा देख सकते हैं आप, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। तमाम नेता यहां पर मौजूद है, जो भी दिल्ली में मौजूद है, बीजेपी नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, वो सब के सब बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इस वक्त मौजूद हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां आने वाले हैं, और आप देखिए कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम है, और बीजेपी दफ्तर जो है वो लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने में अब माहिर हो चुका है, क्योंकि बार बार एक के बाद एक चुनाव के बाद बीजेपी को ये जश्न मनाने का मौका मिलता है। और अब ये दिल्ली की बारी है, और दिल्ली में जीत के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, और ये जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर उन्हें कब जश्न मनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो लगातार निरंतर एक के बाद एक हार के बाद भी, निराशा के बाद भी वो पार्टी के साथ बने रहे, और उसके बाद आज जो है वो उनकी मेहनत का फल भी देखने को मिला है। और जाहिर तौर पर एक बड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, बहुत समय से उस पर काम हो रहा था। अगर आलोक बस जी हमारे साथ हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और अब पहले ये ब्रेकिंग दे दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। सभी जो वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर, बीजेपी मुख्यालय में। महाजश्न की भव्य तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं, मंच सजा हुआ है। जेपी नड्डा, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देंगे पीएम। बीजेपी मुख्यालय में महाजश्न की भव्य तैयारी है, और क्यों ये हो रहा है, क्योंकि 1993 के बाद अब जाकर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। दिल्ली में 48 सीटें, 70 विधानसभा सीटों वाला ये विधानसभा है दिल्ली, और यहाँ पर 48 सीटें हासिल की है बीजेपी ने।
जो अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि 36 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। आलोक वर्ष हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से, मोहिंद्र प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वर्ष जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो हम पार्टी दफ्तर की ही दिखा रहे हैं। ये बताइए कि आज दिल्ली के जो वो कार्यकर्ता है जिन्होंने एक के बाद एक हार की निराशा देखी, लेकिन फिर भी उनकी लॉयल्टी जो है वो बनी रही और आज उनके लिए भी जश्न का मौका है। आज खास मौका है बहुत। देखिए, हमारे कार्यकर्ता सींचे जाते हैं, गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, तब कार्यकर्ता बनते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को देखा है कभी आपने किसी पार्टी में जाते हुए? तो ये तपस्या करके इनको बनाया जाता है उसके लायक। और आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोकसभा में 2 सीट पर सिमट गए थे। एक वाजपेयी जी जीते थे और एक और वो नाम भूल रहा हूं जी। उसके बाद से हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे और हमने कठिन परिश्रम किया अपने नेताओं के नेतृत्व में। उसके बाद हमने 2014 में सरकार बनाई और उसके बाद लगातार रिपीट हो रहे हैं। और अभी उम्मीद है जिस तरीके की जन कल्याणकारी कार्यों से देश की जनता प्रभावित होती चली जा रही है और जिस तरीके से भारत विश्व में अपना परचम लहराए जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता अभी किसी दूसरे पार्टी को आने वाले 25-30 साल कहीं सेंटर में आने का मौका भी मिलेगा। जहां तक मैंने आपको बता दिया केजरीवाल जी किनका क्या क्या प्रमुख कारण थे उनके हार के। बीजेपी के जीत के कारणों में सबसे प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं आलोक जी? बीजेपी की जीत के सबसे प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी का वहां होना, उनका जो मैजिक है वही सबसे बड़ा कारण है या कुछ और भी कारण है? देखिए, इसमें बहुत से अनेकों कारण हैं जिसके कारण इतनी प्रचंड बहुमत मिली है। देश के नेतृत्व को, देश की आवाम को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, उनके बातों की गारंटी पे विश्वास, उनके ईमानदार छवि पे विश्वास, उनके टीम के सारे लोग ईमानदार हैं, एक भी स्कैम नहीं हुआ। और जिन कारणों से भी ये पैदा हुआ था, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकलकर इन्होंने एक दूसरे तरीके की चीज पेश की थी देश के सामने कि इसमें बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लोग जुड़े थे इनके साथ, रिटायर्ड बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर, एक्टर्स, समाज सेवी, काफी अच्छी टीम बन गई थी। लेकिन एक एक करके इन्होंने सबको ठोकर मार के बाहर निकाल दिया और ये धीरे 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 एरोगेंट होते चले गए और तानाशाही की तरफ इनका रुख बन गया, जिसके कारण अब आप सोचिए कल को अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास हो जाए, अभी जो केस है इनका वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इनको 2-3 साल की सजा हो जाए तो, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, तो कौन है जो पार्टी को चलाएगा? खैर, भविष्य में क्या होगा ये तो विचाराधीन है मामला, न्यायालय क्या, तो न्यायालय को ही फैसला करना होगा। लेकिन हम आज जीत और हार की बात कर रहे हैं और तमाम उन फैक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका है? मोहिंद्र जी, आप ये बताइए कि क्या आपकी स्ट्रेटजी वाकई ही जीतने के लिए थी? क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही कांग्रेस के सारे वोट शिफ्ट हुए थे, और अगर आज एंटी इनकम्बेंसी है तो शायद आम आदमी पार्टी का जो वोटर था वो वापस कांग्रेस की तरफ रुख करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। परवेज वर्मा को सुनते हैं जरा। और इस जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है कि उनकी सारी योजनाओं पर, सारे कामों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने दिल्ली की चुनावी कमान अपने हाथ में संभाली और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली में पिछले 2-3 दशक से कोई काम नहीं हुए।
हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, मगर उसी के साथ में एक हमें एडवांटेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। आपने यहाँ अरदास करी है, गुरु जी का नाम लेके आप शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्य, तो पहला क्या कार्य करने की कोशिश आप करेंगे? कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना, बहुत सारे काम हैं। परवेज जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? परवेज जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं, और हमारा विधायक दल है वो तय करता है। तो जो तय होगा वो हम सभी को मान्य होगा। कैसे देखते हैं फ्यूचर केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का? देखिए फ्यूचर, वो तो फ्यूचर उनका क्या रहा, हम पहले बार बार बोलते थे, शायद लोग तब मानते नहीं होंगे कि वो एक्स CM के साथ साथ एक्स MLA होने जा रहे हैं। तो पहले तो हम परवेश जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक्स MLA वाली जो हमने बात की थी उसको पूरा किया। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया और दिल्ली के लोगों ने उसको शराब दिया। ये शराब है, जो शराबियों को, जिन लोगों ने नशा बेचा था उन लोगों को दिल्ली के लोगों का शराब मिला है। और इसी के कारण आप सोचिए, कल तक आप कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और आज दिल्ली ने कहा कि नहीं, तुम तो MLA बनने के लायक भी नहीं हो, तुम मालिक कहते हो। और आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने उनकी हैसियत दिखाई है। तुम झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, रोज नौटंकी, रोज नए ड्रामे, दिल्ली को तुमने बर्बाद कर दिया 12 सालों में। आज दिल्ली की टूटी सड़कें, गंदगी से भरा हुआ पानी, गंदा सीवरेज का पानी, गंदी यमुना, गंदी हवा, कोई चीज़ नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी, और खुद शीश महल में रह रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट किया है कि तुम्हारे जैसे फ्रॉड, बेईमान, दोगले चेहरों को किसी सूरत में MLA भी बनने के लायक नहीं छोड़ा गया। मैं मानता हूँ आज हम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान पे जो आए हैं, मैं मानता हूँ कि गुरु साहब की कृपा हुई है। दिल्ली पे जब बहुत बड़ी महामारी आई थी तब भी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की कृपा हुई थी और दिल्ली के लोगों को उस महामारी से निकाला था। यह भी कोई कम महामारी नहीं है जो इन लोगों ने दिल्ली के साथ बर्बादी की है। हम गुरु साहब का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली को इस आपदा से राहत मिली है और अब दिल्ली के लोग दिल्ली का विकास देख पाएंगे। मोदी जी की अगुवाई के अंदर जो सरकार बनेगी वो दिल्ली के विकास के लिए होगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के विनाश के लिए थी। धन्यवाद। तो राजौरी गार्डन से विधायक बने हैं बीजेपी की तरफ से सिरसा, और साथ ही नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को आपने सुना जो कह रहे हैं कि कौन कौन से काम जो है करने, और सबसे महत्व वो जोर डाल के बार बार कह रहे हैं कि SIT का गठन किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार की जांच हो सके। महेंद्र जी, फिर एक बार आपके पास आते हैं क्योंकि आपके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ उपलब्ध नहीं है जिनसे हम पूछ पाएं कि आखिर उनके हार का कारण क्या है। शायद उन्हें पहले मंथन करने की जरूरत होगी। लेकिन महेंद्र जी, ये बताइए कि आज बीजेपी तो अपने कारण बता रही है जीत के, लेकिन आप आम आदमी पार्टी, आप यानी आम आदमी पार्टी के हार में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ है? क्योंकि डिटेल में एनालिसिस तो होगा ही, लेकिन मोटा मोटी जो अभी हिसाब किताब है 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां अगर बीजेपी की जीत हुई है तो उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। नई दिल्ली सीट पर भी 4000 का मार्जिन लिया है प्रवेश वर्मा ने, 4500 वोट हासिल किए हैं संदीप दीक्षित ने। देखिए, कोई भी पार्टी अपने कर्मों से हारती है मैडम, कोई किसी को जितवा नहीं सकता, कोई किसी को हरवा नहीं सकता। आप क्या कहना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कोई, क्या हमें इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। मैं तो कह रही हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी तो काम आई है, आपकी स्ट्रेटजी तो काम आई है। वोट तो आप लोगों को मिले ही हैं, उतने नहीं मिले कि कोई सीट जीत पाए, पर मिले तो हैं। ये अपना अपना आकलन हो सकता है मैडम। कांग्रेस अपने जीतने के लिए लड़ी थी, कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए तो कभी लड़ी नहीं सकती। मैं आज बहुत ज्यादा बहस ना करके दिल्ली में बीजेपी की जीत पर अपने साथी बीजेपी के जो हैं इनको बधाई देना चाहता हूं। ये इनके कार्यकर्ताओं की जीत है, इनके जो विजनरी इनका प्रोग्राम था उसकी जीत है, और अरविंद केजरीवाल का जहां कहीं दम्भ था, जहां अभिमान था, आज ये उसकी हार हुई है। और आप यकीन मानिए, ये बीजेपी भी उनसे कम नहीं है। जो आज इनके अल्फाज आप सुन रहे हैं, सिरसा साहब अभी क्या बात कर रहे थे, आप अपने विकास की बातें बताइए, आप अपना काम करने की बातें बताइए। आप आज भी जो है फिर अरविंद केजरीवाल को ही गाली दे रहे हैं, तो कोसना इनका काम है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैडम, ये केंद्रीय सरकार जो दिल्ली में है, दिल्ली में जितने भी ये काम गिना रहे हैं, पोल्यूशन का, यमुना का, स्कूलों का,
इनको कौन रोक रहा था करने से? ये केंद्र सरकार कर सकती थी ना, इन्होंने नहीं किया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो यकीन मानिए ये बीजेपी की सरकार भी कोई बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है और ना ये दिल्ली की प्रॉब्लम्स को समझती है। कोई बात नहीं महेंद्र जी, आपको फिर एक बार सदन के अंदर नहीं लेकिन सड़क पर आप विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं और ये सवाल आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, दबाव बना सकते हैं कि जो आप बीजेपी की सरकार है वो क्या काम करेगी और कितने काम करेगी और जो वादे किए हैं कब तक पूरे निभाए जाएंगे। फिर एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं बीजेपी दफ्तर की। एक एक करके तमाम नेता और मंत्री जुट चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। जब वो आएंगे तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर ये दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा जश्न का मौका है। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ दो सहयोगी आदित्य द्विवेदी और कोमल शर्मा भी हमारे साथ हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर खचाखच भरा हुआ है, तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर जुट चुके हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का भी इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस बार एक तरह से एक टैगलाइन जो उनकी पहली सभा थी उसी में उन्होंने ये कह दिया था कि आपदा है, आप नहीं आपदा है और आपदा को हटाना है। आलोक जी, ये जो बात थी, आप क्या मानते हैं कि ये जो एक लाइन थी, क्या लोगों के दिमाग में ये बस गई कि वाकई ही ऐसा कुछ हुआ है और दिल्ली में पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ झगड़े हुए हैं, सिर्फ लड़ाई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है और इस सिर्फ झगड़े ही झगड़े हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वो सही विजन था, उन्होंने दिल्ली की जनता के दर्द को भांपा, दर्द को समझा और तब उनको ललकारा, उनको पुकारा कि आपदा की सरकार को यहां से हटाइए और मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। जनता, जैसे 19 राज्यों की जनता ने विश्वास किया है, भारत की जनता ने विश्वास किया है, उसी तरीके से दिल्ली की जनता ने भी विश्वास किया और हमें प्रचंड बहुमत से लाकर दिल्ली की सत्ता सौंपने का काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के दिए गए पुकार पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके से नल जल, रोड, सीवर, यमुना, अब क्या क्या गिना है, अब तो खैर वो बात ही खत्म हो गया। अब तो हमें उन चीजों पर ध्यान देना है, करना है और हर बात में कहना कि एलजी ने ये किया, एलजी ने काम नहीं करने दिया, एलजी ने सोने नहीं दिया, एलजी ने उठने नहीं दिया। अरे इसके पहले भी शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो कांग्रेस उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था दिल्ली में, उनको तो कभी हमने चिल्लाते हुए नहीं सुना कि काम नहीं करने दे रही है एलजी। इन्होंने और जितने काम किए उस पर तो एलजी ने रोक नहीं लगाई। फ्री पेट्रोल दिया, फ्री बिजली दी, फ्री महिला को बस किया, तो उसके बाद इन्होंने और भी जितनी सुविधाएं देने का काम किया, कभी एलजी ने रोक नहीं लगाई। जी आलोक जी, एक चिंता जो है दिल्ली की जनता की वो ये भी है कि ये योजनाएं कहीं बंद तो नहीं हो जाएंगी ना बीजेपी के शासन में? ये मोदी जी ने वादा किया था कि जो योजनाएं चल रही है वो यथावत चलती रहेंगी। तो उस योजना को जब हॉर्सेस माउथ से उसके ऊपर मोहर लग गई है तो किसकी हिम्मत है कि उसको रोक देगा? जी महेंद्र जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? अरे मैडम, मैं इनका प्रलाप सुन रहा हूँ कि जीतने के बाद भी इनका जो घमंड है वो कहीं जा नहीं रहा। अरे मोदी जी के कौन से वादे पूरे हुए हैं आज तक, जरा बताएंगे मेरे दोस्त। मोदी जी ने जो घटनाएं करी है इस देश के साथ, जो देश की जनता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, नोटबंदी लगाकर, गलत जीएसटी को लाकर, देश की जो बेरोजगारी है उसको बढ़ाकर, आर्थिक नीतियों का सत्यानाश करके, आप कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? आप मध्य प्रदेश में पैसे नहीं दे पाए, आप महाराष्ट्र में पैसे नहीं दे पाए, आपने राजस्थान में 500 का सिलेंडर नहीं दिया, आप जिनको रेवड़ी बांटने के लिए कहा करते थे आप खुद रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये छोड़िए बातें यार, आज आप इलेक्शन जीते हैं, बधाई लीजिए, अपना शपथ ग्रहण कराइए और काम करने की कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा बोलेंगे डबल इंजन का, डबल इंजन क्या मतलब होता है? डबल इंजन का कौन सा डबल इंजन की सरकार है जो आपकी ठीक चल रही है? बताइए, कौन सा स्वर्ग बना दिया आपने? आप झूठ बोलकर हिंदू मुसलमान करके आप इलेक्शन जीत जाते हैं। आपका कार्य सिर्फ एक है कि जो भी कोई शीर्ष नेता हो किसी भी पार्टी का, चाहे वो टीएमसी की ममता जी हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, उनको इतना बदनाम करते हैं आप
कि पार्टी का फिर क्या रहेगा। तो आप अपने काम में लगे रहिए, जनता का काम आप करने वाले नहीं है। ये तो जनता जानती है कि आप भी काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें केजरीवाल से छुटकारा चाहिए। मोहिंदर जी, आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली सबको जनता के दरबार में ही जाना होता है और अंतिम फैसला जनता ही करती है। पूरे देश में जनता बीजेपी को जिता रही है, दिल्ली में नहीं जिताया था, इस बार दिल्ली की जनता ने भी बीजेपी के भरोसा कर लिया है कि उनके लिए काम किया जाएगा। लेकिन आलोक जी, ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, फिर एक बार ये हुआ है हिंदू मुसलमान करने की बात हुई है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, वहां पर जिस तरह से पार्टी जीती है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक जो बार बार ये कहा जाता है कि शायद एक भ्रम फैलाया जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता है, क्या वो भ्रम दिल्ली की जनता ने तोड़ा है? देखिए, ये जनता तो हमने गुजरात से ही तोड़ दिया था, आज तोड़ने की जरूरत नहीं है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में 8 मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में से 7 हमने जीते थे, और आज दिल्ली में भी जो हम सीटें जीते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में, तो ये कांग्रेस को जवाब है। ये हर जगह जाते हैं, अब 0/0 पर आउट होकर चले आते हैं। ये तो लड़ रहे थे आपको हराने के लिए, ये अपने जीत के आसपास तो कहीं थे ही नहीं। अगर इनसे पूछिए तो ये कहेंगे हमारा तो मकसद था आपको हराना, हमने हरा दिया। ये राजनीतिक पटल से ये रोज दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। अभी 25-30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक इनका कहीं पर कोई धान नहीं उगेगा जहां ये फसल काट पाएंगे। बहुत मेहनत की जरूरत है इनके लिए, और इनके नेताओं पर, जो प्रेजेंट नेता है उनके ऊपर देश को किसी रूप में विश्वास नहीं है। 89 ये 90 चुनाव हो गया जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है, सेंचुरी से 10 ही दूर है। मुझे लगता है जिस रफ्तार से बातें चल रही है उनका 10 भी पूरा हो जाने में देर नहीं लगेगा। मोहिंदर जी, ये स्ट्रेटजी जो आपकी, ये आलोक जी पूरे कन्विंस है कि आप तो सिर्फ आपको हराने के लिए ही लड़े हैं। क्या अलग अलग चुनाव लड़ना सही नहीं रहा? क्योंकि लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन थोड़ा सा तो प्रेशर बनाने में कामयाब रहा था। अरे मेरे साथी अभी भूल गए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री तो बहुत मुश्किल से जीते थे, बहुत मुश्किल से, और राहुल गांधी 5-5.5 लाख के रिकॉर्ड मतों से जीते थे। ये यूपी की जनता है ना। आप किस राहुल गांधी के बारे में बुराई करते हैं? आपका एक ही काम है जनाब, आपका और प्रधानमंत्री का, आपके शीर्ष नेतृत्व का एक ही काम है। मैं भी कई जगहों पर प्रचार के लिए हम लोग गए, और उस वक्त भी मैंने इन्हीं बातों को कहा था कि जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों के लिए वो चयन करना कठिन नहीं था। एक तरफ विकास का मॉडल था, दूसरी तरफ विनाश का मॉडल था। एक तरफ बढ़ता देश था, दूसरी तरफ दिल्ली जो कि बद से बदहाल होती जा रही थी। लोगों के बीच ये चुनाव करना आसान था, और दिल्ली की जनता ने ये चुनाव किया। एक बड़ी आबादी दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले लोगों की है। हम लोगों ने अपने अपने राज्यों में देखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो या हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की जनता ने भी इस बात को महसूस किया, और खास तौर पर पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहाने बनाती है, और दूसरी तरफ एक डबल इंजन की सरकार जो तुरंत हम लोगों को लाभ देगी, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इस सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। तो एक एक करके प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और चिराग पासवान को आपने सुना, और साथ ही हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मोहिंदर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम पूरी बात नहीं सुन पाए आपकी। मैं वही कहना चाहता हूं मैडम, आज ये जो मेरे चिराग पासवान मेरे दोस्त बोल रहे हैं, अगर कोई इनसे पूछ सकता है या कभी वक्त मिला तो बिहार के लिए इनके पास कोई योजना है? ये क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। डबल इंजन की सरकार का फायदा होता है। मोहिंदर जी, इस बार तो बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हुई है, बिहार के लिए सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है, भूल गए क्या आप भी भूल रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 साल पहले बिहार में कहा था 1,25,000 करोड़। क्या दिया? आज तक कुछ दिया? ये अनाउंसमेंट करते हैं मैडम इलेक्शन जीतने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के विकास की क्या योजना है इनके पास? यमुना को ये कैसे ठीक करेंगे? दिल्ली का पोल्यूशन ठीक कैसे करेंगे? दिल्ली के जो पानी की व्यवस्था है, स्वच्छ जल कैसे देंगे? यातायात की व्यवस्था, सड़कों को कैसे ठीक करेंगे? बीमार अस्पतालों को कैसे ठीक करेंगे? अरे कह देना बड़ा आसान है मैडम, मुझे बताइए ना कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आलोक जी?
कह तो रहे हैं आपके नेता कि पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे फैसले ले लिए जाएंगे। कैसे करेंगे? इनको बोलिए 5-7 दिन रुक जाए, कैसे होता है ये देखेंगे खुद अपनी आंखों से। सरकार कब तक बन जाएगी? आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, दिल्ली आपकी नहीं है क्या? दिल्ली कहीं पाकिस्तान में है क्या? अगर विदिन 2-3 डेज, 2-3 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा। 2-3 दिन में हो जाएगा। तो जरा वो चेहरा भी बता दीजिए जिससे दिल्ली की जनता उम्मीद करे कि वही उनका नया सीएम होगा। मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ जी कि मैं सीएम का चेहरा आपको बता सकूं। वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है या हमारे विधानसभा का फैसला होता है, विधानमंडल के विधायकों का फैसला होता है। वो आपको 2 दिन में पता लग जाएगा कौन हमारा चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली के जो प्रभारी है विजय पांडा, वो तो कह रहे हैं 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा। दिल्ली को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे हमारे नौजवान चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में, राजस्थान और हरियाणा में लगे हुए हैं, उसी तरह से दिल्ली में भी लग जाएंगे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। लेकिन आलोक जी, परवेश वर्मा जाइंट किलर के रूप में उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री, इतना बड़ा कद है उनका। वो कहते थे कि इस जन्म में तो बीजेपी आपको हरा ही नहीं पाएगी, उनको हरा दिया है। तो आप तो खारिज कर रहे हैं क्या उनको? देखिए, ये फैसला पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने केजरीवाल जी को हराकर दावेदारों की पंक्ति में अपना एक स्थान बनाया है, लेकिन अंतोगतवा फैसला जी शीर्ष नेतृत्व का ही होगा। तभी आपको पता लग पाएगा कि किस पर उन्होंने भरोसा जताया। बिल्कुल, देखिए आप तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और हमें इंतजार भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या होता है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तमाम नेता जुट चुके हैं, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे।